महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं और मैं भाई अशोक चौहान जी के विचारों को जो अभी सदन के समक्ष रख रहे थे उसको बहुत गौर से सुन रहा था। निश्चित तौर से उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी की बात कही कि रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, देश की जनता की आवश्यकताओं के अनुसार जो रेलवे के नेटवर्क का विस्तार, रेल में सफ़र कर रहे यात्रियों की सुविधाओं का, या रेल की जो आवश्यकताएं देश की आज़ादी के बाद जो मांग बढ़ी और नेटवर्क और पैसेंजर्स के बीच में जो गैप रहा, उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। निश्चित तौर से ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज भी रेलवे के समक्ष अगर चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों को हमको इस सदन में राजनीति से ऊपर उठ करके देखना चाहिए। और वो चुनौतियां हैं, चाहे रेलवे के नेटवर्क के विस्तार के लिए हो या रेलवे की यात्रियों के, या जिस तरीके से जो सेक्शन हैं 492 सेक्टर ऐसे हैं जिस रेल लाइन पे 100% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, कि जहां आज आवश्यकता है कि अगर 100% उस रेलगाड़ी की, रेल लाइनों की क्षमता पे गाड़ियां अगर दौड़ रही हैं तो निश्चित तौर से आज वहां पे डबलिंग की जरूरत है, किसी सेक्शन में ट्रिपल लाइन की जरूरत है। तो आज अगर आप देखें कि देश की आज़ादी के बाद कितनी यात्रियों की संख्या बढ़ी, आज देश की यात्रियों की संख्या रेल के ऊपर 17 गुना पैसेंजर्स में बढ़ोतरी हुई, फ्रेट में 9 गुना बढ़ोतरी हुई। उस अनुपात में भाई अशोक जी, रेल के नेटवर्क का जो विस्तार हुआ वो केवल 2 से 2.25% हुआ। तो आखिर देश में इतने समय तक आप सत्ता में थे और अगर 17 गुना यात्रियों के अनुपात में वृद्धि हुई, 9 गुना फ्रेट में वृद्धि हुई, तो उस हिसाब से रेल के नेटवर्क को पिछले 50 वर्षों में विस्तारित करना चाहिए था और उस पर ध्यान देना चाहिए था। चलिए, आज कम से कम उस दिशा में अगर आज जो एक बड़ा गैप है, जो ह्यूज गैप है कि उस नेटवर्क और ट्रैफिक में, आज उसको, उस गैप को भरने के लिए हमारे रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी, मनोज सिन्हा जी आज जो कर रहे हैं, उसके लिए निश्चित तौर से हम नहीं, पूरे देश की जनता इस बात के लिए बधाई देगी कि आज इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 1,21,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस साल होगा, तो निश्चित हो। और ध्यान हम भी, ये आप इस बजट को आप देखें कि ये बजट इस रेल में, इस सदन में आप भी बहुत दिनों रहे हैं, हम भी इस सदन में हैं, पिछली बार भी देखा, हमेशा किसी भी रेल मंत्री के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता था एक पॉपुलिस्ट बजट होता था। कुछ आपने मांग की तो आपके यहाँ से कोई गाड़ी चला दी गई, कहीं स्टॉपेज की मांग हुई, स्टॉपेज दे दिया गया, या कहीं कुछ और इस तरीके की हुई, उस तरह के पॉपुलिस्ट एक अनाउंसमेंट होता था। गाड़ियों को चलाने तक का रेल बजट की पूरा उद्देश्य रह जाता था। लेकिन आज निश्चित तौर से मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, ये एकदम पूर्णतया प्रोफेशनल बजट है। आज हमने ये नहीं कि किसी क्षेत्र में हमने कहीं से एक जगह से गाड़ी चलाने की घोषणा मंत्री जी ने कर दी, या किसी नेता को या किसी क्षेत्र की किसी पॉलिटिकल डिमांड के आधार पे कर दिया। आज इस देश में अगर माननीय मंत्री जी ने 4 गाड़ियों की घोषणाएं की हैं तो वो कहां से कहां चलेंगी, ये तय इस सदन में केवल एक तालियों के लिए या पॉपुलिस्ट के लिए, पॉपुलर डिसीजन के लिए लोग पॉपुलिस्ट की एक घोषणा कर दिया है, ये नहीं है। बल्कि जो हमसफर है, चाहे तेजस है या उदया है या अंत्योदय है, ये ट्रेनों की आवश्यकता कहाँ होगी, ये नीड बेस होगी, डिमांड बेस होगी। तो मैं निश्चित तौर से समझता हूं कि जिस रेल सेक्शन में आज 100% यूटिलाइजेशन है और अगर आज वहां भी यात्रियों को ट्रेन नहीं मिलती है, रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो रात के समय, रात्रिकालीन में उस ट्रैक पे कम से कम डबल डेकर अगर उदया चलाई जा सकती है तो वो उस क्षेत्र के 40% अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगी। तो मुझे लगता है कि ये बजट जो पहले जिस तरह से प्रस्तुत होता था, इसी सदन में हम लोग गवाह हैं कि कभी कहा जाता था कि इस बजट का सर्वाधिक पैसा बंगाल को चला गया, क्योंकि अगर उस समय रेल मंत्री बंगाल का नेतृत्व कर रहे थे तो सर्वाधिक बजट बंगाल में चले जाए।
काफी वर्षों तक कहते थे कि ये बजट तो लगता है बिहार के लिए है। मैं समझता हूं कि ये सदन इस बात का गवाह रहा है कि ज्यादातर जो रेल के बजट प्रस्तुत होते थे वो कभी बिहार, कभी बंगाल या कभी किसी राज्यों तक सीमित होता था। पहली बार इस भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में बधाई है कि ये किसी राज्य का बजट नहीं है, ये संपूर्ण भारत का बजट है। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आखिर आजादी के बाद तक अगर आज भी जम्मू कश्मीर नहीं जुड़ा था, नॉर्थ ईस्ट का अगर मणिपुर नहीं जुड़ा था, अरुणाचल नहीं जुड़ा था, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? आज कम से कम इस बात के लिए बधाई हम इस सरकार को दें कि उस इलाके के लोगों के लिए जिनके लिए ये स्वप्न सा था, दीवा स्वप्न था कि कभी हम रेल देखेंगे, आज उस नॉर्थ ईस्ट पे जिस तरीके से जोड़ने का काम हो रहा है, जिस तरह से टनल बनाने का काम हो रहा है। और आप देखते थे राज्य के मुख्यमंत्रियों की भी शिकायतें रहती थी कि जो हमारे राज्य के पिछड़े क्षेत्र हैं, लगातार हमने यही देखा कि समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी कहते थे कि हमारे इटावा से ग्वालियर तक का नहीं जुड़ा, उसको भी जोड़ने का काम किया। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि 17 राज्यों से पहली बार जो एसपीवी का काम हुआ है, स्पेशल पर्पज व्हीकल, उससे 17 राज्यों के साथ हम ज्वाइंट वेंचर बना करके उन राज्यों की डिमांड के अनुसार, उस राज्यों की आवश्यकता के अनुसार, उस राज्य के जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां वहां की जनता की, वहां की सरकार की जो आवश्यकताएं होंगी, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने एक तरह से राज्यों के साथ ज्वाइंट वेंचर में काम करना शुरू किया है और एक एमयू साइन किया है। आज ये कोई साधारण बात है कि एक तरफ हम जिस तरीके से रेलवे के नेटवर्क के विस्तार का हमने फैसला किया, मैं उस पर आऊंगा, और इसके बावजूद दूसरी तरफ हम किराए के में वृद्धि न करें। आखिर रेलवे के सामने एक तरफ चुनौतियां हैं कि एक 7th पे कमीशन की रिपोर्ट लागू होने जा रही है। उस 7th पे कमीशन की रिपोर्ट अगर लागू होगी तो स्वाभाविक है कि आज हमारे ऊपर एक बोझ पड़ेगा कि 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट से लगभग करीब 54,000 करोड़ आएगा। तो अब एक अतिरिक्त हमारे ऊपर रेल का 45,500 करोड़ का 7th पे कमीशन की रिपोर्ट लागू करने से होगा। तो एक तरफ हम 45,500 करोड़ जो विकास में खर्च कर सकते थे, वो हम अपने रेल के कर्मचारियों को और अधिकारियों के उनके जो पे कमीशन की रिपोर्ट है उसमें हम देंगे। और दूसरी तरफ हमारा ये रेलवे का जो सबसे बड़ा एशिया का नेटवर्क है, विश्व में सबसे बड़ा दूसरा नेटवर्क है, उसको हम जिस तरीके से अंडर वन मैनेजमेंट हम ये काम कर रहे हैं, इसमें भी बिना किसी यात्रियों के किराए में वृद्धि किए हुए अगर हम 65,000 अतिरिक्त बर्थ जोड़ने जा रहे हैं, 17,000 बायो टॉयलेट हम उसमें इस बार लगाएंगे, 400 स्टेशन पर वाईफाई सुविधा देने जा रहे हैं, 820 आरओबी रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज। मैं समझता हूं ये शायद इतनी बड़ी तादाद में, और ये सभी अभी खुद अशोक चौहान जी कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने आरओबी हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर उनके राज्य में हुआ है तो आज सभी राज्यों में हुआ। ये 820 किसी एक राज्य, 2 राज्य तक सीमित नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में भी मैं माननीय प्रभु जी को, माननीय मनोज सिन्हा जी को खासतौर से बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने 57 आरओबी उत्तर प्रदेश में इस बार दिया है और 125 आरओबी दिया है। स्वाभाविक है जो उत्तर प्रदेश लगातार उस क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार था, नॉर्थ ईस्ट रेलवे में या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों की आवश्यकताएं थी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अभी तो हमारा शुरू हुआ मानिए, अभी हमने कोई बात कही, उन्होंने कान में आके कह दिया आपके और भी नहीं, मैं जल्दी कह दूं, अरे क्या बात है, तो नहीं ये कुछ अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि 20 मिनट की बात, 10 मिनट होने आए, 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता था मानवर, मैं तो जो बात कह रहा हूं बहुत जल्दी कह रहा हूं, कोई बहुत संक्षिप्त कह रहा हूं कि पहली बार एलआईसी से हम सहयोग कर रहे हैं। आखिर बजट हम कहां से तैयार करते हैं? या तो बजटरी सपोर्ट होता, भारत का वित्त मंत्रालय ग्रॉस बजटरी सपोर्ट करता है, या तो हम मतलब इंटरनल रिसोर्सेज से, इंटरनल रिसोर्सेज हमारा पैसेंजर का है, फ्रेट का है। फ्रेट में जिस तरीके से रिसेशन है, 17,000 करोड़ का नुकसान हुआ कोल में, स्टील में। आज इसके बावजूद ये सब बड़ी व्यवहारिक बातें हैं जिसकी तरफ मैं ध्यान दे रहा हूं, या कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। और उस तरीके से इसके बावजूद हम किस तरीके से, चाहे पीएसयू से, एलआईसी से, या हम राज्यों के साथ करके 2500 किलोमीटर हम केवल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ अमान परिवर्तन कर रहे हैं, 1600 किलोमीटर का विद्युतीकरण कर रहे हैं।
16-17 में 2800 किलोमीटर रेल पथ को चालू करने, कुल 11,000-13,000 पूरी आज़ादी के बाद से हुआ है। मैं अब इस बहुत आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं कि पहले 6 वर्षों में 4.3 किलोमीटर प्रतिदिन रेल लाइन का कन्वर्जन होता था, आज 7 किलोमीटर है। 17-18 तक हम इस लक्ष्य को 13 किलोमीटर करेंगे, 18-19 तक हम 19 किलोमीटर हो जाएंगे। 16-17 में हम 2000 किलोमीटर विद्युतीकरण करने जा रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में हम 50% परिव्यय बढ़ाया है। मेक इन इंडिया में हमने 2 लोको फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि जब हम शरद त्रिपाठी जी, कीर्तिवर्धन सिंह जी, दद्दन मिश्रा जी, सावित्री, हम सब एमपी जाते थे, हमारे जी बिल्कुल कमलेश पासवान जी, हम लोग जाते थे तो मंत्री जी कहते थे कि हम 5 साल के लिए 8.5 लाख करोड़ है, लेकिन पिछले 10 लाख 5 लाख करोड़ पिछली सरकारों का घोषणाएं हो चुकी, हम कहां से पूरा करेंगे। वी आर नॉट मतलब एबल टू प्रोवाइड विद सिंगल किलोमीटर न्यू रेल लाइन। मैं कह रहा हूं कि जहां 1 किलोमीटर नई रेल लाइन न देने की बात कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी देश की जनता, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता की आवश्यकताओं की मांग पे जिस तरह से 26 नई परियोजनाएं जिसमें नई रेल लाइन स्वीकृत हुई है, इसके लिए मैं पूरी सरकार को बधाई देना चाहता हूं, मोदी जी को बधाई दें। शायद ये जब से देश आजाद हुआ होगा सहजनवा दोहरी घाट की रेलवे लाइन की मांग होती थी। बैठे पंकज जी, बैठे कमलेश जी, बैठे। आज पहली बार उस आजादी के बाद लगातार बुद्धिस्ट सर्किट की बात होती थी। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर होते हुए उतरौला, डुमरियागंज, बासी होते हुए नंदौर, खलीलाबाद, मेहदावल, ये एक 5 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने के लिए जो नेपाल के समानांतर बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़ने का काम कर रही थी, इसकी मांग हो रही थी। हमें तो नहीं लगता था, हमें तो आज भी उस क्षेत्र के लोगों को लगता है कि सपना है। आप यकीन कर लीजिए कि लोगों को लगता है कि कोई सपना जो आदमी देखता वो वास्तविकता के धरातल पे अगर उतर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में धरातल पे उतरा है। मैं माननीय मंत्री जी बैठे हैं मनोज सिन्हा जी, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपने वो स्वीकृति दी। उस स्वीकृति की मांग हमारी थी कि वो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, डुमरियागंज, बासी और होते हुए खलीलाबाद की ओर था, लेकिन वो जो स्वीकृति आई है वो केवल बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, तुलसीपुर, जबकि बलरामपुर तुलसीपुर तो ऑलरेडी रेलवे लाइन पे है। अभी आपने ब्रॉडगेज पे आप गए थे, प्रभु जी गए थे खुद, उस समय हम लोगों ने बधाई दिया था कि गोरखपुर से गोंडा एक आमान परिवर्तन हुआ। आपने बॉम्बे के लिए सीधी गाड़ी दिया और आपने नई गाड़ियों की घोषणा की, और कम से कम पहले बजट में केवल गाड़ियों की घोषणा होती थी, अब कम से कम ये जो तेजस है 130 किलोमीटर की स्पीड से, या जिस तरीके से उदया डबल डेकर है, या हम सफर 3 AC है, ये देश में चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक जहां भी आवश्यकताएं होंगी वहां आप देते रहेंगे। निश्चित तौर से साल भर लोगों को, देश की जनता को गाड़ियां मिलेगी। इस प्रक्रिया के लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी सरकार को। अन्यथा पूरे साल वेट करना पड़ता था कि अगर एक नई रेलगाड़ी मांगनी हो तो जब बजट आएगा रेल का, उस रेल बजट में हम उस गाड़ी की मांग करेंगे। तो आज इस दिशा में मैं चाहूंगा कि जब रिप्लाई उत्तर भाषण माननीय मंत्री जी ने, तो उस उत्तर भाषण में उसको जो आज बलरामपुर तुलसीपुर किया गया, बलरामपुर तुलसीपुर लाइन पे है, तो बलरामपुर, उतरौला, डुमरियागंज, बासी और खेसरहा होते हुए खलीलाबाद, इसको निश्चित तौर से करेंगे, क्योंकि उस देश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की देश की जंग आजादी की लड़ाई में योगदान रहा है, और उस आजादी में लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और आजादी के बाद जिस तरीके से उस देश की आवश्यकता है, माननीय मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। कम से कम सकारात्मक उनकी पहल है, और मैं चाहता हूं एक भारत कि नेपाल की सीमा पे ये सिद्धार्थनगर, महाराजगंज हम लोगों का इलाका है। मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि पहली बार इस भारत से जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और नेपाल के काठमांडू में संविधान सभा को संबोधित किया था, तो उन्होंने कहा था भारत नेपाल भाई हैं और हम मित्रता को एक नए फलक पे ले जाना चाहते हैं, हमारी कनेक्टिविटी बढ़े, और नई दिल्ली से काठमांडू तक बस सेवा शुरू हुई है। अब उस दिशा में जो रेल मंत्रालय करने जा रहा है, इस बजट में बढ़नी से काठमांडू तक के सर्वे की जो घोषणा की है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में वो सारे काठमांडू के लोग जो अभी तक बसों से आते हैं, नेपाल के लोग, पूरा
नेपाल जो हमारा मित्र राष्ट्र है, अब उनको उस रेल का सफर होगा कि काठमांडू में बैठेंगे, पोखरा में बैठेंगे, बुटवल में बैठेंगे, भैरवा में बैठेंगे और सीधे दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी में उतरेंगे या आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रभु जी के यहाँ जाएंगे। तो वो सर्वे होगा और हमारे भारत नेपाल के बीच में रिश्ता और मजबूत होगा। और हमारा, मैं बहुत आपका आभारी हूँ और मैं जानता हूँ कि आपके मुंबई के साथ मैं जोड़ने की जो बात मैं कर रहा हूँ वो जुड़ेगा। और मैं इसी के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि एक फ्लाईओवर उस भारत नेपाल की सीमा पे जहां हजारों ट्रकें रोज जाती हैं उस पे बनेगा, जिससे कि भारत नेपाल के लोगों को सुविधा होगी। मैं इसी के साथ माननीय रेल मंत्री के द्वारा जो बजट प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।